अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट का हमने सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी आप अगर कोई बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, सर एक सीट ये खाली है। अच्छा जी, पाकिस्तान में या कहीं पे भी दुनिया में जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या आपने उस बिजनेस को फ्लरिश करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने उस बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना। ऐसे ऐसा है या नहीं है? अगर आप यूके की बात करें, यूएस की बात करें, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर अगर आप एक छोटा कियोस्क भी लगा रहे हैं तो उसकी भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। सिमिलरली इन पाकिस्तान, अगर आपने कोई बिजनेस रजिस्टर्ड करना है या स्टार्ट करना है, तो आपके पास प्राइमरीली तीन एंटिटीज होती हैं। कितनी? तीन। सर फर्स्ट एंटिटी जो आप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कर सकते हैं और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके थ्रू, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा जी, प्राइमरीली कितनी एंटिटीज है हमारे पास? पहली कौन सी है सर? ठीक है जी। अब सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? सिंगल ओनर, मतलब वो बिजनेस जिसमें एक ही ओनर है, कोई उसके साथ पार्टनर नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी उसकी है, प्रॉफिट भी उसका है और लॉस भी उसका है। राइट? तो ऐसे बिजनेस एंटिटी को आप क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, या सोल प्रोप्राइटर कहेंगे जी। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और वो कहते हैं जी मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो एज अ कंसल्टेंट उसका बिजनेस हम कहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे? किस रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ हम उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होगी बिजनेस की, वो सिर्फ और सिर्फ एफबीआर के साथ होगी। राइट? सोल प्रोप्राइटर के केस में जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप करेंगे किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, सर वो आपने करनी है विद एफबीआर। एफबीआर क्या है? ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, जितना डर बैठा हुआ है लोगों के दिलों में। एफबीआर क्या है? एफबीआर है जी फेडरल बोर्ड ऑफ नोटिस का डर, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने का डर, और अब तो ट्रैवलिंग का डर, सिम कार्ड ब्लॉक हो जाने का डर। मैं समझता हूँ वो थोड़ा सही काम किया था एफबीआर ने। थोड़ा सा लोगों को कंप्लाइंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी है। राइट? अच्छा जी, अब इसकी रजिस्ट्रेशन सर करनी कैसे? इसकी रजिस्ट्रेशन मैंने आपसे कहा कि जी एफबीआर के साथ होगी। अब या तो मैनुअल होगी या ऑनलाइन होगी। मैनुअल के लिए कोई तरीकेकार नहीं है, आपको फिजिकली वहां जाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, एंड देन वहां के जो उनका स्टाफ होगा वो आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा और आपकी ये बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा देगा। दूसरा तरीका क्या है जी? ऑनलाइन, जो कि 100% कंसल्टेंट से लोग इसी को फॉलो करते हैं। उसके लिए हमारे पास एफबीआर की डेडिकेटेड वेबसाइट है, दैट इज आइरिस, iris.fbr.gov.pk। ये बेसिकली वो डेडिकेटेड वेबसाइट या पोर्टल है जिसके थ्रू आप बिजनेस रजिस्टर्ड भी करते हैं सोल प्रोप्राइटर का, एंटी इन्फॉर्मेशन भी यहीं से होती है, रिटर्न फाइलिंग भी यहीं से होती है,
चालान्स की क्रिएशन भी यहीं से होती है, सेल्स टैक्स मंथली रिटर्न्स की भी फाइलिंग यहीं से होती है। तो समझ लें कि टैक्सेशन का जितना भी काम है फेडरल से रिलेटेड, वो सारे का सारा सर यहाँ पर अब इन्होंने इसी के साथ लिंक कर दिया। एक और चेयर की जरूरत है। कहाँ पे एडजस्टमेंट बना है? आए सर, आगे हैं आप, आगे हैं। हाँ पर आप एडजस्ट कर लें। अच्छा जी, अब इस पे हमने रजिस्ट्रेशन करनी कैसे? वेरी सिंपल। ये आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है, राइट? ये न्यू रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है कि मैं अब यहाँ पर एनटीएन फॉर्म करने जा रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं ना कि जी आप मेरा एनटीएन बना दें, तो बेसिकली एनटीएन बनाने का फर्स्ट स्टेप यही है कि आप इस वेबसाइट पे आके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, राइट? यहाँ से कोई ऐसा बंदा जो वॉलंटियर करना चाह रहा हो कि जी आप मेरा एनटीएन बना दें, नोटिस की जिम्मेदारी मेरी, परेशान नहीं होइएगा आप। अच्छा, उसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है? एक सीएनआईसी आपके पास होना चाहिए, एक नंबर एंड ईमेल एड्रेस। नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। ईमेल आप चेक कर लेंगे, कोड्स आपके पास रिसीव होंगे, राइट? अच्छा जी, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक किया और ये एक बड़ा बेसिक सा फॉर्म आपके सामने ओपन हुआ, राइट? अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपने एंटर करनी है। मैडम आपका सीन ऐसी, या तो दे दे, मैं यहाँ से इसको फिलअप कर लूँ। अच्छा, है ही नहीं आपके पास सीन ऐसी, इट्स ओके, कैरी नहीं है, बता दें चले। 42 2749 7194। फर्स्ट नेम, स्पेलिंग बताइएगा, ठीक है? लास्ट नेम कश्यप नहीं। स्पेलिंग आपने बिल्कुल एक्यूरेट देख के सीएनआईसी से यहाँ पर एंटर करनी है, क्योंकि वंस आपका एनटीएन रजिस्टर्ड हो गया और स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई तो वो ऑनलाइन सही नहीं होगी। उसके फिर आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, मैनुअल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और साथ साथ आपको थोड़ी बहुत मिठाई का भी इंतजाम करना पड़ेगा, और आपका टाइम भी लग जाएगा अच्छा खासा। ठीक है जी? तो यहाँ पर आपने बड़ा केयरफुल रहना है, और आपने जो आपका सीएनआईसी पे नेम है वो आपने देख के यहाँ पर एंटर करना है। अच्छा जी, नेटवर्क कौन सा है से नंबर का? मोबाइल लिंक। मैं बता देता हूँ। अच्छा, नंबर जो आपने स्टार्ट करना है वो आपने 03 से नहीं स्टार्ट करना है, आपने पाकिस्तान का कोड एंटर करना है 0092, एंड देन आगे 3 से आपने नंबर स्टार्ट करना है, राइट? 03। ईमेल एड्रेस NAEEM। ठीक है जी, यहाँ तक तो बड़े इजीली सारी चीजें हो गई हैं। आपका नेम, आपका नंबर एंड ईमेल एड्रेस, राइट? सर इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑन जो सीएनआईसी, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट? लेकिन अभी सुनने में ही आ रहा है कि ये इस पर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसके ऊपर भी जो है ये समझ लें कि रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिसके नाम पर वो नादरा की सिम होगी, नादरा एनआईसी में, तभी उसका जो है रजिस्ट्रेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर उसका यही होगा कि आपने सीएनआईसी अपने, और सिम जो है अपने सीएनआईसी पे निकलवानी पड़ेगी आपको।
राइट सर, वो आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा, अभी पहले रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, एड्रेस इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर एड्रेस में एक चीज याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर वो एड्रेस देना है सर जहां पर आप परमानेंटली रह रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, वो देना है आपने। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जी, वो रह तो कराची में रहे, लेकिन पीछे इंटीरियर सिंध का या इंटीरियर पंजाब गांव वगैरह का एड्रेस डला हुआ है, तो वो गांव से मोहब्बत में जो है यहाँ पर कह दीजिए हमारा एड्रेस आप यही रहने दें। वो जब ये करते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा, क्या समझ लें कि सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। वो क्या, कि जब आप एड्रेस यहाँ पर अपना एंटर करते हैं ना, तो इसी एड्रेस की बेसिस पे आपको रीजनल टैक्स ऑफिस एलोकेट किया जाता है कि आपका केस कहाँ पर फॉल करेगा, किस रीजन में करेगा। मिसाल के तौर पर मैं कराची के साउथ, ये क्लिफ्टन है, अगर मैं यहाँ का एड्रेस एंटर करूंगा तो मेरा जो आरटीओ एलोकेट किया जाएगा दैट विल बी RTO 1। आरटीओ मतलब रीजनल टैक्स ऑफिस, कि जो आपके यूनिट ऑफिसर होगा या जो कमिश्नर होगा या डिप्टी कमिश्नर होगा जिसके पास आपका केस होगा, वो कहाँ पर है। राइट। वो कराची में है, वो इस्लामाबाद में है, वो लाहौर में, वो डिपेंड करता है कि आप एड्रेस यहाँ पर क्या है एंटर कर रहे हैं। एक चीज ये पहली दफा आपने बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो एड्रेस एंटर करेंगे आपका आरटीओ वही रहेगा। फिर आप इसके बाद जितने भी अमेंडमेंट कर लें आपका आरटीओ वही रहेगा। अगेन उसका प्रोसेस क्या होगा कि आपको वही एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। अब तो ऑनलाइन भी, लेकिन वो ऑनलाइन पे भी आपको वहाँ जाना पड़ता है। एंड देन उसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, एनओसीज लें, फिर डिफरेंट आरटीओ में जाएं, फिर वहाँ से एनओसीज लेके उसको प्रोसेस करवाएं। तो आपने ये चीज़ जो है पहले ज़रूर देखनी है कि आपने एड्रेस कौन सा एंटर कर रहे हैं आप। सर मसला नहीं है, अगर आपका एनआईसी वाला जो आपके घर का आप कर दें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप रह कराची में रहे पिछले 10 साल से और एनआईसी पे पिछले आपका किसी और सिटी का एड्रेस है, तो फिर वो तो मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि आप जॉब यहाँ कर रहे हैं, काम यहाँ कर रहे हैं, कल को नोटिस आपको रिसीव होगा, आप इस्लामाबाद या लाहौर थोड़ी जाएंगे प्रोसीडिंग अटेंड करने। राइट। तो आपने वो अटेंड करने यहाँ पर एंटर करना है जहाँ पे आप रह रहे हैं या जहाँ पे आप जॉब करें या परमानेंटली आप जहाँ पर आपका रेजिडेंस है। राइट। क्लियर जी। रेजिडेंस अलग हो, प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग के जॉब्स हैं वो रिमोट एरिया में है, पर हम लोग वहाँ जा रहे नहीं, हमारे रिमोट में ही काम चल रहा है। तो देखो लेकिन आप घर तो जाते होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल। एड्रेस कौन सा दे अपनी प्रॉपर्टी। देखिए फिर इन दैट सिनेरियो अगर मैं आपको बोलूं कि जी अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं और आप किसी इंडस्ट्री में काम करें तो आपको जो रिमोट एरियाज में जाना पड़ता है, तो फिर आप अपने सिटी का ही दें, आप उस रिमोट एरिया का मत दें। सही है। बिजनेस वहाँ पे स्टेब्लिश है पर रिमोटली स्टेब्लिश है, कि मेरे यहाँ कराची में ही बैठे बैठे माल काम हो जाते हैं। नहीं नहीं, देखें, बेहतर यही है कि बताने का आपको मकसद ये है कि आप ज्यादा इजीली कहाँ पर जाकर एफबीआर के मामला देख सकते हैं। पॉइंट मेरा ये एग्जैक्टली। अगर लेट सपोज मैं आपको बोलूं कि जी हैदराबाद में किसी की फैक्ट्री है और वो कराची भी आता जाता रहता है, अब उसको देखना पड़ेगा कि मैं हैदराबाद ज्यादा में हूँ या मैं कराची में ज्यादा हूँ। सही जी, उस हिसाब से जो है वो अपना एड्रेस वहां पर मेंशन कर दे, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस की बात की जा रही है। अभी बिजनेस पे मैं नहीं आया हूँ, अभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका एनटीएन फॉर्म किया जा रहा है। राइट। अच्छा जी, रेजिडेंशियल, मैडम बताइएगा फ्लैट अपार्टमेंट क्या आप अपार्टमेंट में रह रही है, बंगलो हाउस कर देते हैं, बंगलो कर देते हैं जो भी। अच्छा जी, इसको अदर कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल एरिया भी करने की जरूरत नहीं है, यूनिट। अच्छा एड्रेस बताइए। हाउस नंबर E351। सॉरी। अच्छा जी, गुलशन रूमी जना। ठीक है जी, आपने इसी तरीके से तीनों टैब्स में ये एड्रेस एंटर करना है। कौन सा सर, ये देखिए जहां जहां पे एस्टेरिस्क मेंशन होगा, ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, वो मैंडेटरी है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। राइट, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हाउस नंबर E351 गुलशन रूमी जना एवेन्यू, सब चीजें ठीक है जी, आपने चेक कर ली। चलिए जी, सिटी है कराची,
अब यहाँ पर कराची में आपने टाउन देख के सिलेक्ट करना है, क्योंकि कराची के अंदर 3 RTOs हैं। सही जी। तो अगर आप साउथ में हैं तो कराची साउथ कर लें तो RTO 1, ईस्ट में जाएंगे तो RTO 2, या वेस्ट में RTO 2 आपका। अब तो जौहर में भी मेरे ख्याल में उन्होंने ओपन कर दिया RTO 3। तो ये जो गुलशन है रूमी, मेरे ख्याल में ये ईस्ट में आता है, मलिर की तरफ है ये। ओके। अगर हम मलिर करें इसको, आपके एड्रेस में मलिर आता है क्या लिखा हुआ? आता है? नहीं, फिर वो मलिर नहीं है मेरे ख्याल में, मलिर सिटी नहीं है वो तो। वो कराची ईस्ट में आएगा फिर। जैसे हम इसको सिंपली कराची ईस्ट कर देते हैं। कैपेसिटी जी, दो आपको ऑप्शन दिए हुए, या तो आप ओनर है, या आप टेनेंट है, फ्रेंचाइजी ऑक्यूपेंट, या तो आपने कब्जा किया हुआ है। ये सारी चीजें उन्होंने पाकिस्तान के मुताबिक जो यहाँ पर एंट्री की है जी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको, अगर आप मैं टेनेंट कर दूं तो टेनेंट में आपने जो परसेंटेज सेलेक्ट करना है वो 1% के करीब आप करना है। राइट। इससे एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना ही कोई आपकी कोई समझ लें कि कि बहुत ज़्यादा आपके लिए मसला क्रिएट होगा। ये जस्ट इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो यहाँ पर ये पेज दिया हुआ है कि आप कितने परसेंट के ओनर हैं। टेनेंसी में आप ओनर होते हैं घर के, तो सर ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इस वजह से मैंने 1 किया इसको। 0 करूंगा तो नहीं बढ़ेगा ये। तो आप 100% कर दें सर। शेयरिंग पे है तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2 भाई हैं तो आप 50-50 कर दें सर। फ्रेंचाइज पे भी 1 कर दें सर आप। अयान साहब, ओनर पे 100%। इससे कोई इतना बड़ा मसला नहीं, ये बेसिकली FBR ने अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए मैक्सिमम कि कौन बंदा क्या है, कोई इतना ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं। ठीक है जी। ये मैंने सही सेलेक्ट किया या मैं ओनर कर दूं? दैट्स नॉट एन इशू, हम ओनर कर दे दीजिए इसको। हम इसको 100 पे ले लेते हैं। आपने कैप्चा फिलअप करना है। अच्छा जी। सबमिट करने से पहले आपने दोबारा से एक दफा इसको रिव्यू करना है। पर हम अपना नेम सबसे पहले चेक कर लें कि स्पेलिंग वगैरह सब ठीक है। सही जी। और ईमेल एड्रेस नंबर भी सही है, कन्वर्टेड तो नहीं है ना नंबर आपका? ओके। और आपने एड्रेस भी सारी चीज़ें हमने इस पे मेंशन कर दी है। सही जी। चलें जी, इसको सबमिट करते हैं। फिर आपको वो नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यूफोन की सिम है और वो मोबिलिंग में कन्वर्ट है, तो फिर मैं मोबिलिंग करूंगा, यूफोन नहीं सेलेक्ट करूंगा। अच्छा जी, अब आपके पास एक SMS पे कोड आया होगा और एक ईमेल पर। FBR में इतना मसला नहीं है, आप 3 से 4 मिनट तक भी यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अब आप आधे घंटे बात कर रहे हैं तो फिर वो पेज रिफ्रेश कर देगा। जी बताइए। 1606 SMS पे नहीं है। अच्छा जी, जिन्हें SMS पे कोड रिसीव नहीं हो रहा तो उनके लिए एक ये ऑप्शन है। ये नजर आ रहा है? सिंपली आपने क्या करना है, एक मैसेज आपने ओपन करना है, उस पर स्मॉल में लिखना है MSG और उसको 9966 पे सेंड कर देना है। तो वो कोड आपको रिसीव हो जाएगा। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो ऑलरेडी सैलरी है, वो अपना बिजनेस भी करना चाह रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, ये 1 टाइम होती है। नहीं, ऑलरेडी अगर सैलरी है तो उसका टैक्स, अगर वो ऑलरेडी सैलरीड है, वो रजिस्टर्ड है, वो अपने फाइल कर रहे रिटर्न, तो फिर जब मैं ये बना लूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा उसने करना है क्या। वो अपना बिजनेस ऐड करेगा, तो अभी हम यहाँ पर करेंगे। जी सर बिल्कुल।
810187। ठीक है जी, सबमिट करते हैं एंड मुबारक हो जी आप, आपका एनटीएन जो है वो फॉर्म हो गया है। अब आपको जो है पासवर्ड आपके नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे आपको रिसीव हुआ होगा। तो जी ये आपका प्रोसेस था एनटीएन रजिस्टर्ड करने का, राइट। अब पासवर्ड आपके पास रिसीव हो जाएगा आपके ईमेल पर भी और आपके सेल नंबर पे भी। अब इसकी आईडी क्या होगी और पासवर्ड क्या होगा? पासवर्ड तो आ गया आपके पास, आईडी आपका सीएनआईसी होगा। ये मेरे पास है, मेरे पास मैम कल मेरे ठीक दो है जी, बंदे। सर हम ये किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं पहले, हमारा पासवर्ड नहीं है इसको। उस सब बातों पे सर आऊंगा। सवाल अपने सब जो है ना होल्ड कर लें, लिख लें। एंड में जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं वो सब मैं यहाँ से एड्रेस करके जाऊंगा। ठीक है जी, फॉरगेट कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है, वो सब चीज़ हम देख लेंगे। मैडम पासवर्ड रिसीव हो गया? अच्छा पहले अपना सीएनआईसी बताइए ताकि मैं इसमें यही सर करूँ। स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल एच, एच, ओके, स्मॉल आर, हम्म, स्मॉल डी, हम्म, स्मॉल पी, पी, स्मॉल क्यू, हम्म, स्मॉल एम, हम्म, स्मॉल यू, 3। ये जी आपका पोर्टल जो मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। कौन कौन ये फर्स्ट टाइम देख रहा है? ओके जी। सर मैंने आपसे पहले भी बताया, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यही वो आपका पोर्टल है जिससे आपने टैक्स से रिलेटेड 90% काम यहीं से करने हैं। रिटर्न फाइलिंग, रिफंड एप्लीकेशन, अपील फाइलिंग, पेमेंट क्रिएशन, सब चीज़ें आपने यहीं से देखनी है। विद होल्डिंग स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट सैलरी की, वो सब आपने यहीं से इसको फाइल करना है और कहीं से आपने कुछ नहीं करना। इससे पहले 1 महीने पहले तक हम जो है चालान किसी और वेबसाइट से क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसको भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, राइट। अच्छा जी, बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, तो उसमें सबसे पहला स्टेप था एनटीएन फॉर्म करना, जो कि मैंने आपके सामने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। क्लियर जी? अब है जी, अब आपने क्या करना है, बिजनेस ऐड करना है। सोल प्रोप्राइटर को आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपने उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसमें आपने पहला स्टेप कर लिया एंटी इन्फॉर्मेशन। अब आपने करना है बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे जी? ये आपके सामने आपको ये पर्सन का आइकन नजर आ रहा होगा, अरे जी, इसको क्लिक किया, प्रोफाइल आपके सामने आ रही है। ये पहले प्रोफाइल आ रही है, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, पासवर्ड के साथ साथ आपको पिन भी रिसीव हुई है, वो पिन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका आगे देखिए जी, कौन सा इनको आरटीओ एलोकेट हुआ है, आरटीओ 2। कहाँ पर है जी आरटीओ 2? नहीं सर, नीपा पे जो आपने देखा ऑफिस, यूनिवर्सिटी रोड, ये आरटीओ 2 जो भी आपको नोटिस रिसीव होगा, तो आपका जो रेलेवेंट टैक्स ऑफिस है वो होगा। अगर मैं साउथ का एड्रेस डालता तो यहाँ पर आरटीओ 1 लिखा हुआ आता, जो कि इनका ऑफिस कहाँ है, आर्ट्स काउंसिल की बैक साइड पे जो है, सिंध सेक्रेटरी की बैक साइड पे बिल्कुल, राइट जी। ये पेपर में कैसे मतलब ये दोबारा कर सकते मैं बता दूँ सर, यहाँ पर आप गए सर्टिफिकेट्स, इसको आपने क्लिक किया, ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं बात करता बिजनेस ऐड करने की। प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल को आपने ओपन कर लिया। सर अब आपने जितनी भी चेंजिंग करनी है ना, नंबर से चेंज करना है, ईमेल एड्रेस चेंज करना है, बिजनेस का नेम चेंज करना है या बिजनेस डिलीट करना है, ऐड करना है, वो सब आपने यहीं से करना।
अच्छा जी, फर्स्ट टैब में हमारे पास एडिटेबल सिर्फ दो चीजें हैं, एक नंबर और एक ईमेल एड्रेस। बाकी आप यहां से कुछ भी नहीं कर सकते इस टैब से। सही जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने नेम चेंज करना है तो यहां से नहीं होगा। दूसरी चीज, बिजनेस ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले इनकम सोर्सेस में जाके यहां से आपने बिजनेस इनकम को सिलेक्ट करना है। सही जी, ओके कर दिया। अब अगर किसी बंदे की बिजनेस के अलावा जी रेंटल इनकम भी है, प्रॉपर्टी इनकम, तो वो इसको भी चेक कर दे। वो सैलरी भी अर्न कर रहा है, उस सैलरी को भी कर दे। उसको अदर सोर्सेज से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर दें। ये सारी चीजें क्या है सर, ये इंशाल्लाह हम इनकम टैक्स में इसको कवर करेंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सैलरी, अदर सोर्सेज एंड गेन्स, तो हम वहां कवर करेंगे। बहरहाल बिजनेस के केस के अंदर आपने बिजनेस को सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे टैब में आपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को एंटर करना है। बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्या, ये आपके पास एडिशन का जी आइकन आपको नजर आ रहा है। सबसे पहला काम आपने यहां पर क्या करना है जी, बिजनेस नेम। अब फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं के केस को कंटिन्यू करता हूं जी, मैं कहता हूं कश्यप एंटरप्राइजेस के नाम से बिजनेस है, राइट। आपने यहां पे नेम एंटर किया, कैपेसिटी सेलेक्ट कीजिए, आप इस बिजनेस में क्या है, ओनर है। ऑब्वियसली आप सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आप ओनर ही हैं। वो बिजनेस की ओपनिंग डेट क्या, बेसिकली एक्विजिशन की बात की जा रही है कि आपने बिजनेस किस दिन से वो स्टार्ट कर रहे हैं। करंट डेट से हमने स्टार्ट कर दिया जी। एक चीज तो ये हो गई, यहां तक क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन? किसी किसी भी फर्म जो आपकी फ्रेंचाइज उसमें स्पेशलिटी में फिर फ्रेंचाइज जी सर, बिल्कुल फ्रेंचाइज आएगा यहाँ पर। और फॉर एग्जाम्पल फिक्स है बिल्कुल सर, आप यहाँ पर ये लिखेंगे फ्रेंचाइजी, ये सेलेक्ट करेंगे। सर, ये जो डेट है जिस दिन आप उसको एक्वायर करेंगे, जिस दिन आप फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन करेंगे, वो डेट आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, वैसे हमारे गाँव में जॉब फर्म होती है ना, और रजिस्टर होती है, वहाँ पे भी ये बिजनेस नेम लिखना पड़ेगा? सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से होगा वो। जैसे अभी हम कोई बिजनेस होता है, बिजनेस के अलग तरीके होता है कि वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर के केस के अंदर जो बिजनेस होता है वो उस बंदे के साथ अटैच होता है। ठीक है जी, क्लास के अंदर मैं इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दूंगा जी कि क्या मसला है, क्या मसला। बिजनेस के नेम के ऊपर कोई एग्रीमेंट चलेगा होता है। सर वो कंपनी के केस में होता है और पार्टनरशिप के केस में होता है। सोल प्रोप्राइटर के केस के अंदर ऐसा नहीं है, आपका पर्सनल एंटिटी पे ही आपके बिजनेस ऐड होते रहते हैं। तो अभी मैं आपको सारा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ जो नाम में रखता है यही हमारा बिजनेस नेम बन गया, जो कुछ भी नाम रख सकते हैं। आप कुछ भी कर दें सर, आप, मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ जी, आप फुल नेम भी कर दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कहती हैं कि जी मैं अपने फादर के नेम पे जो है बिजनेस स्टार्ट कर, तो आप नईम एंटरप्राइजेस कर दें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप के एन करके कर दें, के एन एंटरप्राइजेस। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तो जस्ट मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से आप करेंगे, राइट। सॉरी, आएगा ना सर, आप ब्रांडिंग करेंगे उस नाम से, वो तो आपको लीगल इन्फ्लुएंस के जो है आपके केस हो जाएगा कि आपने कैसे क्या हमारा नाम ले लिया। उनके पास तो कॉपी राइट्स है ना। यहाँ तो आप कर लेंगे, लेकिन आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ सर, पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा समझ लें कि मसला है कि कोई भी बिजनेसमैन, अगर मैं छोटे बिजनेसमैन की बात करूं, तो वो कहता है बस मेरा बिजनेस एनटीएन पे आप ऐड करें और मुझे दें, मैं ताकि अपना बैंक अकाउंट ओपन करके अपने ऑपरेशंस को जो है स्टार्ट करूं। 5-6 साल काम करता है, उसे लगता है कि जी मेरा बिजनेस जो है स्केल हो रहा है, अब मुझे जो है एक ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहिए।
जब वो बेचारा वहां पर जाता है तो उसे पता लगता है इस नाम से तो और काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता है। तो ये वाला जो काम है ना, कि मेरा नाम सिक्योर हो, मेरे बिजनेस का नेम की कॉपी ना कर सके, ये सर पहले दिन के काम है। कि आपने पहले दिन ही, जब आप बिजनेस ऐड कर रहे हैं, वो आपने आईपीओ से भी चेक करवाना है कि इस नेम से कोई ट्रेडमार्क या कॉपीराइट तो नहीं अवेलेबल है या नहीं है, आप वो चेक करवाएंगे। दूसरा, आप इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये दो काम आपने करने हैं। और तीसरा, जो बाहर के मुल्कों में बड़ा देखा जाता है, यहाँ पर तो अभी भी कम है, कि लोग जो उस नेम से डोमेन चेक करते हैं, वेबसाइट डोमेन, कि इस नेम से डोमेन है या नहीं है। ये तीनों चीजें सिक्योर करने के बाद फिर वहां पे आपको बाहर, अगर आप किसी यूएस में, यूके में किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, फिर आपको कहते हैं जी गो अहेड, अब आप इसको करें। 3 जगहों से आपको नाम वहां पर ये चीजें कंफर्म करनी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज नहीं है। जब 5-10 साल गुजर जाते हैं, फिर ओनर को होश आता है कि जी मैं अब इसके कॉपीराइट या ट्रेडमार्क ले लूं। सर आप कॉपीराइट तो लेने होंगे ना आपको? लेने पड़ेंगे बिजनेस के, ब्रांड नेम के। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप इज एक्टिविटी। अब जाहिर बात है, कश्यप एंटरप्राइजेस के आगे के लिखा तो नहीं कि ये क्या काम करती है, वो हमें यहाँ पे एक्टिविटी या नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे जी? अगेन, एडिशन का बिजनेस है, और यहां पर आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल एक्टिविटी पे चेक करना है कि इनका मेन बिजनेस यही है। यहां पर इन्होंने इसको चेक करना है, राइट। अब ये आप देख लें, ये आपके सामने ये डिफरेंट एक्टिविटीज आ गई है। ये ऑलमोस्ट कोई 64 पेजेस हैं, जो सब एक्टिविटीज यहाँ पर ऐड की हुई हैं इन्होंने। अब मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ जी, ये कह रही है कि मैं जनरल ऑर्डर सप्लायर का काम करूंगी, राइट। मैंने लिखा है यहाँ पे जनरल ऑर्डर, ये आ गया। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कोई कहता है जी नहीं, मैं ट्रैवल का काम करूंगा, ट्रैवल से रिलेटेड ये आपके पास एक्टिविटीज आ गई 6-7। कोई कहते हैं जी हमने रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो कहता है हमने जी कार्गो का काम करना है। तो इस तरीके से आपने यहां पर इसको सर्च करना है, और आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहां पे इसको सेलेक्ट करता हूं जी, ये आपके पास आ गया। अगेन, स्टार्ट डेट क्या है, जिस डेट से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और आप इसको ओके कर देंगे। पहला काम, आपने बिजनेस नेम एंटर किया। दूसरा काम, एक्टिविटी आपने एंटर की। अब तीसरा काम, बिजनेस ऑपरेट कहां से हो रहा है, वो एड्रेस आपने यहां पर मेंशन करना है। क्या है जी एड्रेस? अब वो कह रहे जी आप बताएं ऐड एन एड्रेस। यहां पर आपने एड्रेस को एंटर करना है। अच्छा जी, लेट्स सपोज कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड ऑफिस इन्होंने रमीज साहब बिल्कुल ट्रेडर कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। अच्छा जी, अब इन्होंने ऑफिस नंबर एंटर करना होगा जी। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने क्या किया कि ऑफिस और उसका जो रिलेटेड एड्रेस है वो मैंने एंटर कर दिया। सही जी। और अब मैंने क्या करना है, सिटी सेलेक्ट करनी है। क्लिफ्टन हमने एंटर किया तो ये कराची साउथ में आएगा। अच्छा, यहां पे आप कुछ भी कर दें, इससे कोई आरटीयू पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला। आरटीयू का जो इम्पैक्ट था वो फर्स्ट टाइम आना था, जो मैंने आपको उस वक्त बताया था। तो आपने वहां पर बड़ा केयरफुल होकर इन चीजों को एंटर करना है। अगेन वो बता रहे कि जी ये ऑफिस आपका अपना है
या आप टेनेंट है, क्या है जी, ओनर है फॉर एग्जांपल, और शेयर कितने हैं जी, ओनर है तो 100%, अगर टेनेंट करूंगा तो 1%। सही जी। मैंने इसको यहां से ओके कर दिया। ये 3 काम हमने यहां पर किए। क्या किया, बिजनेस नेम, एक्टिविटी एंड एड्रेस, ओके कर दिया जी। क्लियर, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? में ऑफिस 2-3 हो जॉब भी सॉरी, ऑफिस आप ऐड कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि आप क्या करें, आप उसी एनटीएन में दोबारा वो बिजनेस ऐड करें और आगे उसके यहाँ पर लिख दें ब्रांच, लाहौर ब्रांच, कराची ब्रांच, इस्लामाबाद ब्रांच, और आगे उसका एड्रेस दें। ठीक है जी। सर हम लोग अपना प्रिंसिपल एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं बिल्कुल। इफ वी चेंज एड्रेस आफ्टर 2 ईयर इन बिजनेस एक्टिविटी, सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो अभी सब मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1, आगे आपने अमेंडमेंट कैसे करनी है। सर लेट सपोज किसी की 2 एक्टिविटी ऐड हुई हो सर और वो ऑनलाइन अपना पार्टिसिपेंट्स, नुमान साहब या जितने ठीक भी यहाँ पे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हैंड रेज करें। मैं यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल मौका दूंगा सवाल करने का। आप प्लीज़ हैंड रेज करें जी। जैसे काफी अगर हम प्राचीन यहाँ शो नहीं करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट हमारी फाइलिंग में होगा बाद में हमसे इसके देखिए, फाइलिंग से तो रिलेटेड मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखें, होगा ये कि आप ब्रांचेस नहीं शो करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ का रेवेन्यू भी आप शो नहीं करेंगे, ऐसा ही है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर हम शो कर देते हैं क्या शो कर देते हैं, तो जितना भी रेवेन्यू है बैंक से कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा फिर। हाँ, मसला तब होगा जब आपकी ब्रांचेस हैं, आपने यहाँ पर इसलिए शो नहीं की कि आप उनका रेवेन्यू जो है डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तब आपके लिए मसला बन सकता है। प्रूफ कर रहे हैं लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक एंटिटी मेन तो उसकी रजिस्टर्ड है ना, वो तो आपने किया है। मैंने कितना फॉर्म के यूज किया तो हो सकती है। नहीं सर, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे क्या। आज प्रोप्राइटरशिप के ऊपर पूरी क्लास। जी नुमान साहब। सर मेरा यही क्वेश्चन था, अगर 2 एक्टिविटी ऐड है, एक को प्रिंसिपल कर दें तो वो पीएसडब्ल्यू में उसी टाइम रिफ्लेक्ट करेगी या कुछ टाइम नहीं लगेगा? नहीं, वो आपको वहाँ पे पीएसडब्ल्यू में तो आपको करना पड़ेगा ना, कुछ टाइम लगेगा उसको। अच्छा, लेट सपोज जैसे मेरी 2 एक्टिविटीज पहले से ऐड है ना, तो वो मेरे पास सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जो पहले लॉयर था, मेरी जो प्रिंसिपल, उन्होंने उन्होंने जो ना प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड नहीं, उन्होंने कोई और एक्टिविटी ऐड कर दी। तो अब मैं ठीक है, चाह रहा हूँ मेरी ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है ना ऐड हो और वो पीएसडब्ल्यू में भी वही शो हो। पीएसडब्ल्यू में तो फिर आपको करवाना पड़ेगा सर, अगर नहीं हुई तो फिर आपको करवाना पड़ेगा खुद। वो मेरे ख्याल अलग में से रियल टाइम एप्लीकेशन पूरी नहीं, होगी खुद ब खुद चेंज। एप्लीकेशन देनी होगी? एप्लीकेशन एप्लीकेशन देनी होगी बिल्कुल। वो आप पीएसडब्ल्यू का आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, वहां से आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो सर मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड, लेकिन मैंने आगे जो है ना उसको रजिस्टर्ड नहीं किया, सब्सक्राइब किया लेकिन रजिस्टर्ड नहीं किया आगे। तो फिर कैसे होगी सर, वो तो आप इसका मतलब आप रजिस्टर्ड है ही नहीं। आप अभी कर लें, और अभी अगर आप अपनी एक्टिविटी चेंज कर लेंगे तो फिर पीएसडब्ल्यू आपका उसी एक्टिविटी पे हो जाएगा, फिर मसला नहीं है। चले, चले ठीक, थैंक यू सर। ठीक। अच्छा जी, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है, क्लियर? एड्रेस वही है जो अभी, कौन से एड्रेस आ रहे हैं, एक इनके घर का एड्रेस और दूसरा ऑफिस एड्रेस, राइट? अब सर ये एक में जो है वो क्लिक हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ, तो ये देखिए, ये वो वाला एड्रेस है जो आपके एनटीएन पे ऊपर ये, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अभी मैं आपको एनटीएन शो करूंगा वहां पे जो ऊपर एड्रेस आ रहा होगा ना, वो आपने कौन सा शो करवाना है, वो इस टिक का मतलब ये है बेसिकली सिलेक्शन का। वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वाला। जी 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 सर बिल्कुल, लेकिन अभी यहाँ आप कुछ भी कर लें पार्टी को कुछ नहीं होने वाला, अब वो RTO 2 ही रहेगा। ठीक है जी, जब तक आप फिजिकली वहां पर जाएंगे नहीं, इसको चेंज नहीं करवाएंगे। मकसद ये है कि अगर हम बिजनेस करें और ऐसे मतलब एड्रेस हो हमारे घर का, तो मतलब घर के एड्रेस पे क्लिक हुआ। आप घर के एड्रेस पे ही करें, क्योंकि वो आपने तो शो करना है ना कि आप रह कर रहे हैं, और बिजनेस जब अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक है बिजनेस के अगेंस्ट वो एड्रेस, तो वहां पर उसके आगे शो हो जाएगा।
एडिशनल बिजनेस में भी सेम आरटीओ रहेगा या वो हम लोग चेंज कर सकते नहीं सर, सेम आरटीओ रहेगा, सेम आरटीओ रहेगा। बिजनेस क्वेटा में और दूसरा हम लोग कराची में स्टैब्लिश करवा और अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे है तो आपका आरटीओ, अगर आपने पहले वहाँ एनटीएन कोयटा का एड्रेस डाला था तो कोयटा का रहेगा सर, नहीं चेंज होगा। इससे क्या असर पड़ेगा अगर हम उसके ऊपर क्लिक कर दें और होम से सर इससे अगर मैं कर दूं तो नीचे बिजनेस एड्रेस भी इनका बिजनेस वाला आएगा ये वाला, और इनका रेजिडेंशियल एड्रेस भी वो वाला आएगा। वो चीज़ गलत है ना, रेजिडेंशियल एड्रेस पे रेजिडेंस का आना चाहिए एड्रेस, और बिजनेस पे बिजनेस का, ये मसला होगा जी। और फिर कर दें, फिर कोई इशू नहीं है वो तो। आप जारी बात है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर एंटर करते वक्त अपने घर का ही एड्रेस एंटर करेंगे, राइट। अच्छा जी, यूटिलिटी कनेक्शंस को भी छोड़ दें फिलहाल। बैंक अकाउंट्स एक टाइम पे मैंडेटरी कर दी थे 2022 में, अब उसके बाद जो इन्होंने फिर वो जो है रिस्ट्रिक्शन जो है हटा ली थी। अब जो इन्होंने कहा है आप करें या ना करें, मर्जी है आपकी, ऑप्शनल। अच्छा, इसमें मैंने सर अपने 2 बैंक अकाउंट जो है ना वो ऐड किए थे, एक सेविंग और एक करंट। तो अब उसमें दोनों ही जो है वो रनिंग है, सेविंग भी चल रहा है और वो भी चल रहा है। तो मतलब उसमें एक पे क्लिक कर हुआ है ऑलरेडी, मतलब किसी पे भी आप गए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर ये बेसिकली यहाँ पर जो मकसद है ना करने का, वो इसलिए कि हमें एफबीआर को पता लग सके कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कभी आप कोई रिफंड अपना अप्लाई करें तो यहाँ पर जो आप बैंक अकाउंट एंटर करेंगे, वो रिफंड जो आपको पैसे वापस मिलेंगे एफबीआर से, वो इस अकाउंट में मिलेंगे, ठीक है जी। तीसरी चीज़, अब आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो है अपना बैंक अकाउंट मेंशन नहीं करूँगा और एफबीआर को पता नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑडिट के केसेस के अंदर या डिफरेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर हम अगर उनको बैंक स्टेटमेंट्स ना भी प्रोवाइड करें तो उनके टेबल पे पहले से मौजूद होती है। अब आपने देखा होगा कि हमारी बगैर इन्वॉल्वमेंट के वो हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा देते हैं, राइट। डेबिट लॉक हो जाता है या फिर फ्रीज कर देते हैं अकाउंट्स, हमारे जितने भी उसमें पैसे हैं वो सब लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो 90% जो लोग नहीं करते, जिन्हें सेल्स टैक्स रिफंड या एप्लीकेशन का जो है फाइल की हुई होती है, वो लोग यहाँ पर जो है अपने बैंक अकाउंट को एंटर कर देते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज अभी इससे डायरेक्टली कोई जो रिलेशनशिप आप क्रिएट करना चाह रहे हैं रिटर्न के साथ, वो नहीं है। ये बस इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए किया है, आप ना भी करें तब भी उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके बैंक अकाउंट्स की है। और यहाँ पे जो क्लिक के जो टिक मार के यस का, वो करंट पे करना चाहिए? वो आप किसी पे भी कर दें सर, देखिए टिक आपने करना है प्राइमरी अकाउंट, मतलब आपका मेन अकाउंट कौन सा जो आप ज्यादा यूज कर दें, आप उस पर कर दें, सही है। ठीक है जी। अच्छा जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यहां पर आप इसको एंटर करें या ना करें। अच्छा जी, अगर कोई बंदा है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे जी? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल उसके लीगल एयर्स होंगे सर, बिल्कुल। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं किसी अपने लीगल एयर को, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे जी, उनका एनआईसी नंबर एंटर करेंगे। जब आप उनका एनआईसी नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो ऑलरेडी उनका नाम नीचे आ जाएगा, राइट। उसको सेलेक्ट करके आपने जिस डेट से आपने इसको एंटर कर रहे हैं एंटर कर दिया। मैं आपको करके बता देता हूँ। सर आप अपना एनआईसी नंबर बताइए। यही सर, ये देखिए जी, मैंने इनका एनआईसी नंबर एंटर किया, सिलेक्ट किया, और आज की डेट से मैंने अब फॉर्म कर दीजिए, ये इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करें। लीगल एड्स तो आपके ब्लड रिलेशन है ना, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, वो इसके अंदर हैं, ठीक है जी। सर मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नॉन फाइलर है, तो कोई मसला नहीं सर, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो जाने और एफबीआर जाने, कोई मसले नहीं है आपके इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप ना भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जी। अच्छा जी, अब आ जाए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? कि जिन्होंने इसको, इन्होंने जिनको अथॉरिटी दी होगी कि आप मेरे ब्याह पे जितने भी एफबीआर के मैटर्स हैं उनको डील कर लें। तो यहाँ पर आप जो इंडिविजुअल्स के एंट्रियंस अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हमेशा उनके जो कंसल्टेंट्स हैं या जो लॉयर्स हैं उनका नाम आपको नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये मेरी क्लाइंट है, मैंने क्या किया कि मैंने
अपना CNIC यहाँ पर एंटर किया और मैंने क्या कि जी आज की डेट से मैं इनको या मैं इनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? होगा क्या कि जब मैंने इनकी आईडी में अपना नाम लिंक किया एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो जो मेरा आइरिस का आईडी पासवर्ड है जिससे मैं अपनी जाके फाइलिंग करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको लॉगिन करूंगा और मैं वहां से जाके इनके केस की फाइलिंग कर सकता हूं, किसी भी चीज की। हाँ लेट सपोज बीइंग अ कंसल्टेंट मेरे पास, मैं एग्जांपल अगर दूं, मेरे पास 200 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक आईडी पासवर्ड एंटर करता रहूंगा। उसमें फिर आपकी मिस्टेक का भी ज्यादा चांसेस है। आईडी पासवर्ड में भी कॉपी पेस्ट का भी बड़ा मसला है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक ही दफा मेहनत करूंगा, सब अपने क्लाइंट्स के प्रोफाइल में जाके अपना नाम एंटर कर दूंगा एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। फिर क्या होगा, फिर मैं सिर्फ अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करूंगा और जिसकी भी फाइलिंग होगी अपने पोर्टल से जाके करूंगा। ये इसका बेनिफिट है। अच्छा सर, अगर वो रिटर्न फाइलर अगर चाहता है कि आपको मतलब आपसे तारुफ खत्म करना जी 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 जी। तो डायरेक्टली अपनी आईडी से जैसे कर अगर उसके पास अपना आईडी पासवर्ड है तो फिर यहाँ से आके उसको डिलीट कर देगा। ये देखें, ये मैंने उसको डिलीट कर दिया, खत्म। सही जी। अच्छा, ये एम्प्लॉयर आपके सामने नजर आ रहा है। ये एम्प्लॉयर सिर्फ उस केस के अंदर है जो लोग सैलरीड इंडिविजुअल हैं, मतलब जिनके सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है। जो सैलरी है तो फिर ये जितनी एक्टिविटी हम कर रहे हैं बिजनेस वाली वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने एंटिन बनाने के बाद सिर्फ एक यही काम करना है, वो भी उनके इख्तियार में कि करें या ना करें। एम्प्लॉयर पे आके उन्होंने जहां पर वो काम कर रहे हैं उस कंपनी का, उस बिजनेस का, अच्छा ये कह रहे हैं जी इनकम सोर्सेज को पहले सैलरी सेलेक्ट करें तभी मैं आपको ये काम करने दूंगा। ओके किया, एम्प्लॉयर पे आए और अब वो कह रहे हैं जी यहाँ पर कंपनी का NTN नंबर एंटर करें। फॉर एग्जांपल कोई एंग्रो में काम कर रहा है, कोई एबट में काम कर रहा है, किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी का NTN नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको सर्च करेंगे, उसी तरीके से वहाँ पे कंपनी का नाम आएगा और आप उसको सेलेक्ट कर दें। जिस डेट से आप एम्प्लॉय उस कंपनी के बने आपने वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दी है। इससे क्या होगा? इससे ये पता लग जाएगा कि जी आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपका सोर्स ऑफ इनकम जस्ट सैलरी। ये जो EOBI जो हमारा दैट इज समथिंग डिफरेंट सर। जी, अगर कोई गवर्नमेंट, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है इसको करना, मैंडेटरी नहीं है। करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं भी करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं मेरे ख्याल से कि उनका गवर्नमेंट का FTN होता है, FTN NT नहीं होता है, FTN होता है, फेडरल टैक्स नंबर। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एंटर एंटर कर दें उसको, दैट्स इट। एम्प्लॉय भी है और उसका बिजनेस भी है। तो यहाँ पर वो देखिए ना, ये काम मैंने किया, सैलरी भी है और बिजनेस भी है, दोनों आप कर दें, कोई मसला नहीं है। सही जी। अटैचमेंट्स में आपने क्या क्या एंटर करना है? 181, इसी को प्रिंट करेंगे। ये फॉर्म जो हम एंटर कर रहे थे सारी वो डिटेल है। सही जी। आपने यही आके इसको अटैच कर देना है। जी। दूसरे में जो बिजनेस प्रेमिसेस आपने एंटर की है उसका रेंट एग्रीमेंट यहां पर आपने ऐड कर देना। तीसरी चीज, उस बिजनेस प्रेमिसेस का कोई यूटिलिटी बिल जो कि 3 महीने से पुराना ना हो। सही जी। प्रिंट कहाँ से लेगा? सर मैंने यहाँ से प्रिंट किया, नहीं, अटैचमेंट कहाँ से डाउनलोड करेगा? सर मैंने यहीं से की थी, ये प्रिंट हुई यहाँ पे, ठीक है जी। ये सर यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट ऐड होगा। ओनर है तो वो पेपर को डीड का जो आप यहाँ पे रजिस्ट्री डीड का जो अटैच कर दीजिएगा। अब आपको एक और बात बताता हूँ सर, यहाँ जब से ये सिस्टम ऑनलाइन हुआ है ना, यहाँ पर कोई बंदा ओरिजिनल चीजें अटैच नहीं करता।
एक होती है बुकिश नॉलेज जो मैंने आपको दे रहा हूँ, एक है प्रैक्टिकल चीज। मेजॉरिटी सोल प्रोप्राइटर के केस के अंदर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बिजली का बिल अटैच हो जाता है बस। रेंट एग्रीमेंट वगैरह कोई इतनी जहमत नहीं करता कि हम उसको जो है स्कैन करके यहाँ पर अटैच करें, हो जाता। और जी ऑप्शनल देखिए, यहाँ पर आपने अटैचमेंट पूरी करनी है, अटैचमेंट आप कर दें, दैट्स इट। कंप्लाइंस से बातें नहीं करना। अब आप देखिए, आप जब आप किसी को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ना, अब आपके पास कोई बंदा आएगा ना, बोलेगा सर एनटीएन बना दें, आप बोलेंगे जी मैं बना देता हूँ। अब आप उससे ये 3 चीजें मांगेंगे ना, वो उठ के आपके पास से अल्लाह हाफिज, क्योंकि वो बोलेगा यार वो बंदा तो मुझसे सिर्फ नंबर और ईमेल एड्रेस मांगे। और आप ये आपको तजर्बे से बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है। आप जितना लोगों को कंप्लाइंस की तरफ लेकर आएंगे ना, वो और भागेंगे। आपने करना क्या है कि आपने मिनिमम इतना काम करना है कि आप भी सेफ रहें, वो भी सेफ रहें। अगर हम इसको अटैच करते हैं ओरिजिनल तो उसका क्या फायदा कोई मसला नहीं इतना बड़ा। हमने पहले पहले जब होता था, पहले जब ये नहीं होता था, तो हम ओरिजिनल जाके जमा वहाँ पे कॉपी जमा कराते थे चीज़ों की, करते ही नहीं थे इसके बगैर। अब जब सिस्टम है तो लोग सिस्टम से लूप होल से फायदा उठा रहे हैं। यहाँ से इस वक्त ऐसा सच को इतना बड़ा मसला नहीं होगा। देखिए, ये जितनी भी बातें ना कि हम एक्सपेंस शो करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, वो केस जब आपका ऑडिट में सिलेक्ट होगा या कमिश्नर के पास या ऑफिसर के पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी आपके अगेंस्ट, तभी वो आपको नोटिस देगा। ऐसा नहीं देगा कि आपने ये शो कर दिया, ले आओ यार अपनी बुक्स लो, क्या किया आपने। अच्छा सर, ये जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है उसको आपस में प्रिंट आउट करके और एविडेंस यहाँ पर आप इस पे यहाँ पे अटैच कर दें। इसमें अटैच कर। एग्जैक्टली सर। अब इसके बगैर भी मैं यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कोई अटैचमेंट अभी आपके सामने नहीं की। ठीक है जी, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? जितना भी मैंने काम किया है स्टार्ट से लेके एंड तक, यही काम आपने करना है। सर सिर्फ अटैचमेंट चेक करता दोबारा प्रिंट करना। जी अटैचमेंट जो 181 का था वो ये ले सर, प्रिंट डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट प्रिंट हो गया, दैट्स इट जी। अगर कोड आपको रिसीव ना हो रहा हो तो आपने MSG लिख के 9966 पे सेंड करना है, 9966। ठीक है जी। चले आए जी, वेरीफाई चेंजेस। वेरीफाई चेंजेस का मतलब ये कि आप इस केस को सबमिट कर रहे हैं, ऐसा ही है। पिन मांग रहे हैं मैडम, पिन बताइए। सिक्स 747 6747 जी। हो गया जी, सबमिट, खत्म कहानी। बिजनेस आपका एनटीएन पे ऐड हो गया। दैट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई जी। सर ये आपने प्रिंट किया था ना सारी एप्लीकेशन को, दैट इज 181। ये यहाँ पे ओपन हो गया था, ये रहा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको क्लोज, और अब हम जाते हैं दूसरे ब्राउजर पे ताकि हम इसको चेक कर सकें कि इनके एनटीएन पे वो अपडेट हुआ ही नहीं हुआ। अच्छा जी, आप आयरिस पे जाएंगे। एक तो मैंने आपको ब्लू कलर का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा है वो आपने, आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। एक आपकी एनटीएन की ऑनलाइन वेरिफिकेशन आती है, वो आपने कैसे करनी है जी। आयरिस पे आप जाएंगे, आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपके सामने आ रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का टैब। यहाँ पर ये आ रहा है जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। सीएनआईसी सिलेक्ट किया, आप सीएनआईसी बताइएगा 4 7194। कैप्चा आपने एंटर करना है 611661। ये ले जी, ये इनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन, और ये अभी हमने आपके सामने बिजनेस एंटर किया है। नजर आ रहा है सबको जी? कैसा है सोल प्रोप्राइटर के केस?
पार्टनरशिप का डिफरेंट काम। कुछ लोग एंटीएन जो है जिस तरह आपने बनाने के बाद फिर बोलते हैं 1000 रुपए का चालान पे करो। सर वो रिटर्न फाइल करने के बाद होता है। एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे बड़ा मिक्स किया जाता है, एनटीएन बनाने का मतलब ये है कि आप एफबीआर के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि मुझे नेशनल टैक्स नंबर दे दें। जब एक चीज आप ये कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने हर साल रिटर्न फाइलिंग करनी है। तो रिटर्न फाइलिंग इज सेपरेट, एनटीएन रजिस्ट्रेशन इज सेपरेट। लोग ये समझते हैं कि मैं एनटीएन ये बनाऊंगा, मेरा काम कंप्लीट, अब मैंने कुछ नहीं करना। सर ये तो आपने बनाया, या अभी आपने अकाउंट ओपन किया एफबीआर के साथ, ठीक है जी। अब आपने फाइलिंग भी तो करनी है, आपने डिक्लेयर भी तो करनी है, इनकम एसेट्स भी तो डिक्लेयर करने हैं, वो एक सेपरेट प्रोसीजर है। जब आप वो कर लेंगे, और अगर आपने वो टाइम पे फाइल नहीं किया, तो फिर आप 1000 का चालान पे करेंगे। जिसके नाम में पहले से प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट हो जाएगी ना यहाँ? नहीं सर, डायरेक्ट कैसे होगी? आपको पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये यूएस नहीं है सर कि आपने यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी और सारी उन्होंने डाटा आपका फैच कर लिया। कुछ काम आपने भी करना है। अब वो आप बेहतर जानते हैं कितना करना है, क्या शो करना है, क्या नहीं करना। आप तो कह रहे हैं सारी चीजें टेबल पर सॉरी आप कह रहे हैं सारी चीजें लिंक है उनके टेबल पर सर, मैंने बैंक अकाउंट की बात की है। उसके अलावा तो फिर वो फिर ढूंढते हैं ना क्या करना है। अगर वो लगता है कि आपके पास इतना एसेट है और आप जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स इवेजन कर रहे हैं, फिर वो आप पे पूरी वर्किंग करते हैं। सारा होमवर्क करने के बाद फिर आपको जो है वो एक आपको लव लेटर भेजते हैं कि जी आप तशरीफ लेकर आए एफबीआर। हमारा रेफरेंस नंबर यही हमारा एंट्री नंबर यस, ये आपका जो एनटीएन नंबर होगा, ये आपका रेफरेंस नंबर होगा। वैसे सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल का जो एनटीएन का जो स्टेटस है, वो जस्ट सीएनआईसी आप एंटर करें तो वहां से सारी चीजें निकल आती सर वो डिलीट करना चाहें हम हैं। अब उसी पे आ रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया? अयान साहब बिल्कुल मिल जाएगी, आप जो आपके एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं उनसे जरा कांटेक्ट कर लें। जी जी। आठ की नंबर लिखा हुआ है इसमें एनआईसी लिखा हुआ है। सर कुछ का ये नहीं लिखा होता, इधर डैश होता है, ये ऐड कर सकते हैं? सर यहाँ पर जो है ना, होता क्या है समटाइम्स, ये अभी देखिए मैंने एक नेचुरल पर्सन का एनटीएन रजिस्टर्ड किया है, एक इंसान का। अब यहाँ पे अगर आप कंपनी का करेंगे ना, तो यहाँ पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर लिखा होगा जो कि एसईसीपी ने उसे एलोकेट किया होता है, वो आता है यहाँ पे। तो कुछ लोगों का बड़ा इंडिविजुअल का भी नहीं आ रहा। वो सिस्टम का हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये तो सेल्स टैक्स के रजिस्टर्ड जो है सेल्स टैक्स नंबर अभी शो नहीं होता। अभी आपने रजिस्टर्ड ही नहीं किया तो नंबर कैसे आएगा? वो कह रहा है आप रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स में। सर वो हमारी है कभी जान इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सेल्स टैक्स का जब कोर्स आएगा सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अब बहुत से लोग यहाँ से धोखा खा जाते हैं, क्या कि मैं तो एक्टिव आ रहा हूँ सर, मेरे पैसे क्यों कटे बैंक से? तो यहां से नहीं देखना आपने, ये क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका एक्टिव है, आप रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन आपने क्या चेक कर रहे हैं? फाइलिंग स्टेटस, मेरा फाइलिंग स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है जी, ये आ रहा है यहीं पर, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। मैडम सी ऐसी बताइएगा 425 ये लास्ट वाला ही आएगा। आज की डेट में आपने इसको चेक करना है, 507280 वेरीफाई किया, इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव है जी? रिटर्न फाइल नहीं हुआ। क्लियर? अब आते नहीं, ये बिजनेस तो मैंने ऐड कर दिया है, अब मैं इसको डिलीट कैसे करूं? सेम वहीं पे आपने लॉगिन करना है, इसी तरीके से प्रोफाइल में जाना है, आप गए बिजनेस में, ये आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ रहा है सर, ठीक है। इसको आपने डिलीट किया, वो पूछ लीजिए किस दिन आपने ये बिजनेस खत्म किया। आज ही खत्म किया, आज ही ओपन किया, आज ही खत्म कर दिया, माइंड चेंज कर दिया हमने। कहते हैं अगर सेल्स टैक्स में ये बिजनेस रजिस्टर्ड तो डिलीट नहीं होता। हाँ तो सेल्स टैक्स का मामला अलग है ना सर, फिर तो आपने पहले वहां पे केसेस भुगतने, फिर ये डिलीट होगा, ऐसे डिलीट नहीं करने देंगे। ये अभी सिर्फ सिंपल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने करना है क्या। आप सेल्स टैक्स में इसको इन्वॉल्व करेंगे तो फिर काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। अभी जस्ट हमने क्या करना है कि बंदे को इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना है एफबीआर के साथ, और इसकी सेल्स टैक्स की अभी रिक्वायरमेंट
नहीं है। ठीक है जी, आप आए, आपने यहाँ पे आके इसको डिलीट कर दिया, ओके किया, ये डिलीट हुआ, दोबारा से वेरीफाई किया आपने, पिन क्या था, 8747 आई गेस, 6747। ओके जी, ये बिजनेस डिलीट हो गया सर अगर ये पिन डिलीट हो जाए तो क्या, जी। ये पिन के आ रहा हूँ ना सर, ये वो छोटे मोटे सवालों के साथ आ रहा हूँ आपके, मैं अभी बताता हूँ। ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जाके दोबारा चेक करते हैं ये बिजनेस डिलीट हुआ है या नहीं। अभी हम चेक करते हैं जी, एक्सपेक्ट प्रोफाइल इंक्वायरी CNIC एंड 829918, बिजनेस डिलीट, सही, क्लियर, यहां तक बात सबको समझ में आ गई। सॉरी, ये मैं यहाँ पे आके चेक कर रहा हूँ कि डिलीट हो गया या नहीं। बिजनेस का नाम कहाँ आ रहा है, पहले बिजनेस आ रहा था ना यहाँ पे, वो डिलीट हो गया, लेकिन ये एंटिन नहीं डिलीट हो सकता, ये तो आप भूल जाएं। माजरत के साथ बंदा कब्र में चला जाता है, एंटिन नहीं डिलीट होता। मेरे क्लाइंट जिसकी आज से 4 साल पहले डेथ हो चुकी थी, 4 साल के बाद मेरे ऑफिस में नोटिस रिसीव हुआ कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया। फिर मैंने साथ लेटर बना के डेथ सर्टिफिकेट अटैच किया कि भाई ये मर गया, बख्श दो अब इसको। तो ये मसला है, लेकिन एंटिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, सही जी। तो आने के लिए वो आपको बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं, जाने आपको नहीं देते। ठीक है जी, अब आ जाएं आप, के जो डिफरेंट क्वेश्चंस है सर कि हमने पासवर्ड कैसे, सर देखें ये प्रोफाइल में आप यहाँ पर आपके ये सॉरी आइकन है, चेंज पासवर्ड करना है तो एग्जिस्टिंग पासवर्ड एंटर करें, और जो आपने रखना है पासवर्ड वो नया पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे इसको कर दें। मैसेज आया वो बता रहा हूँ सर, वहां भी आ रहा हूँ, ये चीज होगी क्लियर। दूसरी चीज, पिन, आप नई पिन यहाँ पे एंटर कर दें, कंफर्म कर दें, आपकी पिन चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, यहां तक आपने ये काम आज तक के लिए सीख लिया कि आपने जी, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो आपसे, जैसे भी हमने एप्लीकेशन फाइल की है बिजनेस ऐड की, वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए पिन मांग रहा था, तो पिन हर जगह यूज होगी, वो एक ही पिन होगी। समझ लेंगे डिजिटल सिग्नेचर है आपका ये बेसिकली, क्या आप परमिट कर रहे हैं। जैसे वहां पर ना बैंक अकाउंट्स वगैरह दे दिए, FBR मालूमात में हमारा वो बैंक अकाउंट नंबर नहीं आ रहा। कोई मसले वाली बात नहीं, नहीं आ रहा तो शुक्र करें नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है जी, क्रेडिट कार्ड। वरना अगर क्रेडिट कार्ड होता है तो जो ट्रांजैक्शन पे टैक्स डिडक्शंस होती है वो यहाँ पर आ जाती हैं। कोई गाड़ी आपने ली है और उस पर आपका टैक्स डिडक्शंस होंगी तो वो व्हीकल पे आ जाएंगी। इसमें एक दो और ये तीन चार, ये चार चीजें हैं, बाकी इंटरनेशनल ट्रेवल वाला अभी तक कुछ इतना हुआ नहीं है जी। वेरिफिकेशन कर लें और पासवर्ड भूल जाएं, अपने एंटीन का ID पासवर्ड आप भूल जाएं, मैं बता देता हूँ, मैं बता दूँ। अच्छा जी, अब ये फॉरगेट वाले बहुत सारे सवाल हैं, मैं इसको ज़रा क्लियर कर ही दूँ। यहाँ से मैं अब इसको कर रहा हूँ, बल्कि लॉग आउट नहीं करता ताकि बार बार ऐड वो ना करना पड़े, मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ। सर अब क्या हुआ, जो बहुत कॉमन हमारे हमें सुनने में आता है एज ए कंसल्टेंट, केस आपको देना है लेकिन पुराना कंसल्टेंट हमें ID पासवर्ड नहीं दे रहा, हम क्या करें। अच्छा, मैं कहता हूँ जी, आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त नंबर और ईमेल एड्रेस दिया था आपको, वो याद है, वो आप कहाँ से जाके चेक करेंगे, वो वहीं से आप जाएंगे टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी पे, ये ईमेल एड्रेस और नंबर आ रहा है। जब आप इसको देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मेरा नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर तो आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर आप क्या करेंगे, जिस तरह आप ईमेल करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जी, बताता हूँ आप उसका कर दें। चलें जी, ले आएं। पहले तो मुझे आप सॉरी यहाँ पर
फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे, सीएनआईसी नंबर बताइए 54401 जी। 54401 966 966 28127 28127। सर वो ईमेल एड्रेस बताएं जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त किया था, सैयद अहमद यही स्पेलिंग, वो नंबर जो उस वक्त उन्होंने एंटर किया, टेलीनो नंबर बताइए 343 933 86 चला गया सर कोड। एट फाइव एसएमएस का 85 7904 ईमेल क्या बताइए, हम्म 3140 सही जी। अब आप पासवर्ड जनरेट करें जी, यहाँ मैं आपके लिए कर देता हूँ जी। हो गया सर, ये प्रोसेस समझ में आया, मैं बता रहा हूँ सर। और सर अपना सीएनआईसी बताएं 544 01 966 28127 28 127 127। पासवर्ड मैंने रखे जी एमल 123 सिंबॉलिक एड। मुबारक हो सर, सही जी। एमल 123 सिंबॉलिक एंड, ए कैपिटल है। अच्छा जी, अब सर ईमेल एड्रेस तो याद है, नंबर याद नहीं है, या नंबर मेरे पास है, ईमेल अब मेरी ब्लॉक हो गई है, उस केस में क्या होगा, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। फिर आपने अपने रेलेवेंट आरटीओ विजिट करना होगा, अपना ओरिजिनल सीएनआईसी ले जाइएगा, हेल्प जो उनका सामने काउंटर होगा वहाँ पे जाके बोलेंगे जी मेरा आईडी पासवर्ड जो है मुझे याद नहीं है, आप इसे रीसेट कर दें। वो आपसे आपका सीएनआईसी लेंगे, आपका नंबर लेंगे, ईमेल एड्रेस लेंगे और उसको रीसेट करके आपको दे देंगे। आपको खुद जाना पड़ेगा, किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराएंगे ऑब्वियसली वो चार्ज करेगा, राइट। आरटीओ में चार्ज है। अगर आप खुद जाएंगे तो कोई कुछ नहीं बोले, जहाँ वो वकील को देखते हैं तो वो कहते हैं जी आप आपने तुमसे पता नहीं कितने लाखों चार्ज किए होंगे, आप हमें भी दें, ये मसला होता है। सर आपका कोई क्वेश्चन था कि किसी के पास, मेरा क्लियर हो गया सर मेरा जी जी। क्वेश्चन ये है कि जो जैसे फाइलर नहीं है या जो सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है और उनके इनकम से जो टैक्स है वो शो होगा यहाँ पर पोर्टल में रजिस्टर होने के बाद। अगर वो एंटीन बनाएंगे तो वो शो हो जाएगा, शो उस रेलिवेंट ईयर का शो हो Register जाएगा। होने के बाद ऑटोमेटिक हाँ हो जाता है, हो जाता है। कर सकते हैं सर, रेफरेंस नंबर जो आपका है, आप यहाँ पर जाएंगे और ये एक्टिव टैक्स पेयर पे एनटीएन भी आ रहा है, आप पैरामीटर्स को जो है एनटीएन सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पे एनटीएन एंटर कर देंगे। सर जैसे भी हमारी कंपनी में हमारा टैक्स सैलरी से करता है, हम्म तो जैसे भी हम मैंने अगर अपना एलटीएन बना लिया तो वो रिटर्न फाइल करना है डिफरेंट, और वो टैक्स जो काट रहे हैं समझा नहीं, आपकी बात दोबारा रिपीट करें। हमारे सैलरी से टैक्स काट रहा है, वो हमसे कंपनी काट ही रही है, लेकिन मेरा एलटीएन नहीं बना हुआ है। और जब मैं एलटीएन बनाता हूँ तो मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सारी बात है सर, आप एनटीएन बनाएंगे अपना रिटर्न तो फाइल करेंगे ना, आप एनटीएन क्यों बनाएंगे, मकसद क्या आपका एनटीएन बनाने जो हमारी कंपनी हमारी रिटर्न फाइल वो सैलरी का टैक्स फाइल कर रही है, वो क्या है वो का। देखिए वो आप देखें, कंपनी बीइंग अ विदहोल्डिंग एजेंट, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जब आपको सैलरी पे करेगी तो उसमें से कुछ पोर्शन डिडक्ट करके आपके ब्याह पे गवर्नमेंट को जमा करा देगी,
जो कि आप अपने ईयर एंड पे एडजस्ट कर लेंगे, राइट। अब उसकी जिम्मेदारी है कि चाहे बंदा रजिस्टर्ड हो या ना हो, आपने डिडक्शन करनी है। अब वो डिडक्शन तो कर रहे हैं, आपकी सीनेसी पे वहाँ पैसे भी जमा हो रहे हैं, लेकिन आप ईयर एंड पे आके रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे, आप इनकम ही शो नहीं कर रहे, उसकी एडजस्टमेंट ही आप नहीं ले रहे, तो ये आपके लिए लॉस है। कंपनी तो अपना काम पूरा कर रही है। हम उससे रिफंड हम कैसे अगर रिफंड नहीं लेंगे आप, उसका एडजस्टमेंट लेंगे। वो रिटर्न जब आप फाइल करेंगे ना, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, जो आपकी टैक्स डिडक्शंस हो जाएंगी ना, तो आप अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है, कि आपने जो पूरे साल मेरी एक फिस्कल ईयर में टैक्स डिडक्शन की है उसका मुझे सर्टिफिकेट दे दें। वो आपको सर्टिफिकेट देगा, आप उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे रिटर्न के अंदर शो कर देंगे कि ये मेरा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट है, तो सिस्टम आपसे ज़्यादा पैसे दोबारा मांगेगा ही नहीं, वो कहेगा जी ये ऑलरेडी पेड है, आप उसको सबमिट कर देंगे। पेनल्टी देनी पड़ती है किसकी? अगर हम 3-4 साल बाद हम उसके रिटर्न फाइल करते देखें, उसके लिए फिर आपको सेक्शन 114 को, सॉरी ये 182 को रेफर करना पड़ता है। वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप चाहे 3-4-5 साल के बाद करें, तो वो जो है आपने सिर्फ 1,000 रुपये का डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना होता है अपना नाम ATL में करवाने के लिए। अदरवाइज अभी तक मैंने तो ये देखा है कि जिन जिनको भी पेनल्टी इम्पोज हुई है तो किसी ने पे नहीं की, तो ऐसा जितना बड़ा कोई मसला नहीं है, अनटिल अनलेस आपको डिपार्टमेंट से NOC अगर चाहिए तो। और सैलरी के केस में तो NOC का मसला होता ही नहीं है, वो तो बिजनेस के केस के अंदर होता है। हैं उसका क्या काम होंगे कुछ आपको रिटर्न करते हैं आपने वर्कर को अपने लेटर हेड करते हैं जो बैंक में अकाउंट कोई बात नहीं हाँ हाँ, उसके लिए भी ये मैंने बनाना है और उसके लिए वो करना एनटीएन सर एक ही बनेगा, अकाउंट वो कहीं पे भी आपको ओपन करवा रहे। किसके लिए? कंपनी अपने लेटर हेड के थ्रू मेरा अकाउंट खुलवाती है तो मेरे पास समझ गया बात। देखिए सर, चाहे कंपनी आपसे अकाउंट ओपन करवाए चाहे आप खुद करवाएं, जब आप ईयर एंड पे रिटर्न फाइल करेंगे आपने सबको जो है वहां पे शो करना है कि ये मेरे बैंक अकाउंट से ये इसका बैलेंस है। जी एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आपने शो करना है, उसका ये क्लोजिंग बैलेंस है जी। आपसे फीस चार्ज करेंगे जब आपका जो है ना पासवर्ड भूल गया। अगर आप अपने बेहाफ पे किसी को और को भेजेंगे, सर वाकई आपकी गवर्नमेंट सर वो मजदूरी कर रहे हैं वहाँ, उनको भी तो कुछ चाहिए ना, वो आगे थोड़ी किसी को दे दें, आगे कोई फीस नहीं देती। वो अलग कहानी है सर, वो बाद में। लेकिन ये छोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप काउंटर पे जाएंगे, आप अपना CNC खुद दे दें तो मसला नहीं है, लेकिन अगर मेरा डिपार्टमेंट में आना जाना है, वो मुझे रोज आते जाते देखते हैं और मैं किसी का केस लेके जाऊंगा, तो फिर वो मुझे बोलेंगे कि सर हमारी थोड़ी सी मदद कर दें, ये मसला है। चाय पानी। और ज्यादा टैक्स पे कर लिया है मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या मतलब एडवांस पे करता है क्योंकि बिजनेस पर या रजिस्ट्रेशन व्हीकल वगैरह वगैरह पे तो उसकी एडिट कितने से होती है तो फिर आप अगर आपने एक्सेस टैक्स कर लिया तो फिर आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है जी। रिफंड की एप्लीकेशन आपने फाइल, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। रिटर्न में आप शो करेंगे ना कि ये मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है, पहले तो पहली बात कि रिटर्न में शो हो कि ये आपका एक्सेस टैक्स है। उसके बाद रिटर्न फाइल करने के बाद आपने एप्लीकेशन जो है अंडर सेक्शन 170 आपने फाइल करनी होती है रिफंड की। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये क्या है ये ये सर ये था कि मैं आपके पास है, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? करिए जकरिया साहब, मैं आपके पास आया, मैंने कहा जकरिया साहब मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस ओपन करना है, तो उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन मेरी करवा दें, तो आपने ये रजिस्ट्रेशन की है अभी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को रजिस्टर्ड करने का प्रोसेस था। अब वो पूरा साल काम करेगा, जून क्लोज होने के बाद आपको अपने अकाउंट्स देगा, फिर आप उसकी बेसिस पे रिटर्न फाइनलाइज करके अकाउंट वो करेंगे, सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, फिर टैक्स पे करेगा वो। ठीक है जी। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका इंतकाल हो जाता है तो उसको क्लोज करवाने के लिए भी कोई तरीकेकार होगा या सर आपको फिर मैनुअल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हो जाए तो उनका जो रेलिवेंट RTO है, आप उनकी एक एप्लीकेशन रेडी करें और उसके साथ उनके डेथ सर्टिफिकेट अटैच करके वहाँ पे जमा करवा दें। फिर रिटर्न फाइल करने की हाँ, फिर करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनका जिनकी डेथ हुई है अगर वो रिटर्न फाइल कर रहे थे पहले से, तो आपने उनके एक फाइनल रिटर्न फाइल करना है। और वो फाइनल, अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा है जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और उसने शो की हुई है वहाँ पे, जाहिर बात है अब वो प्रॉपर्टीज उसके लीगल एज में डिस्ट्रीब्यूट होगी एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, राइट। जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी
तो जब तक आपने उसका रिटर्न फाइल करते रहना है जब तक वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। एक बंदे की आज डेथ हुई है, उसके 4 बच्चे हैं, राइट। अब वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसकी। अब होगा क्या कि आपने अभी जाते साथ जो है रिटर्न उनका एंटी नहीं क्लोज करा देना। जब तक वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों को ट्रांसफर ना हो जाए थ्रू सक्सेशन, आपने उनके रिटर्न फाइल करते रहना है। जिस दिन वो ट्रांसफर हो जाए, आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, नादरा दे दे या कोर्ट दे दे, तो आपने उस दिन आके फाइनल एक जो है वो करना है कि उनके सारे एसेट्स आउटफ्लो कर देने, दिखा देने की ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जिन जिन को जा रहे हैं उनके पास आपने उसकी ट्रीटमेंट कर लेनी है। दैट्स इट। एंड देन आपने क्लोज करवाना है। रिप्लेस में उनका कोई उसकी जगह पे वो उसकी रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं सर, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, के लिए अलग होगा। इम्पॉसिबल। वो अलग अपना काम करेगा, अपना एनटीएन अपना ओपन करेगा एंड देन वहाँ पे सारी फाइलिंग करेगा। जिनकी डेथ हुई है वहां से आपको सारा आउटफ्लो शो करके जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए थ्रू कोर्ट, फिर आपने उसको रिटर्न को क्लोज करना है, एनटीएन को क्लोज करना है। चल रही है तो वो फिर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक चीज मैं थोड़ी सी ये बता दूं कि सोल प्रोप्राइटर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, जहाँ बंदे की डेथ हुई वहां बिजनेस भी गया। मतलब बिजनेस के एसेट्स वगैरह तो आपके हैं, आपके क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन लीगली तौर पे इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि कोई बैंक अकाउंट बैंक जो है आपको पैसे विड्रॉ करने नहीं देंगे। सही जी। आपके वेंडर्स के पास आपका नाम वहाँ पे चेंज नहीं होगा, बैंक अकाउंट सब क्लोज करा के नए अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक नए अपने एनटीएन के ऊपर वही बिजनेस सेम नेम से एंटर करना पड़ेगा जिसके अब आप ओनर होंगे। और सारी जगह जहां पर भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जी मैं अब इस बिजनेस का ओनर हूँ। ठीक है जी। सर उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप को हम पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो या तो बंद होगा वहां से, फिर नई एंटिटी बनेगी पार्टनरशिप पे। नेम वही रख सकते। हाँ रख सकते हैं, मसला नहीं है। सर आपने एक और बात बताई कि हमारे पाकिस्तान में एक चीज नहीं कि आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हो दोबारा 10 साल बाद आपको उसी को सेम नाम रखना है और कोई और एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो 2 डिपार्टमेंट आप बता रहे थे उनको आईपी। सर आईपीओ को मैंने आपसे कहा था, एक ही की बात की थी, और बाकी मैंने आपसे एफबीआर का कहा था। और एक तीसरा है, अगर आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो एसईसीबी है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट 3rd या 4th क्लास के अंदर कि वो कैसे करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आईपी लॉज, अगर जो यहाँ पे वकील हजरात बैठे हैं उनको पता होगा क्या है ये। इसमें एसेट्स कैसे ऐड करेंगे वो कौन से एसेट्स? आपकी जो भी ऑलरेडी पहले सर वो बात की कहानी है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, रिटर्न फाइलिंग पे भी मैं आया ही नहीं हूँ। उसको कंटिन्यू किया जाए तो कोई इशू नहीं है। सर क्यों नहीं इशू है? एक बंदे की डेथ हो गई है और आप अगले 10 साल तक उसको शो कर रहे हैं, ये बंदा 10-10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, कैसी लॉजिकल बात है या नहीं? उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए हो सकता है ना, हो सकता है नोटिस आ जाए कि इस बंदे की डेथ होगी, आप इसकी इनकम कैसे कर रहे हैं। या तो वो ये सिनेरियो होता है कि जी बच्चे उनके बिजनेस चला रहे हैं और वहीं पे जो है गवर्नमेंट को कर शो करवाते जा रहे हैं कि जी ये पैसे हम अर्न कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जो देखने में बहुत कम आया, ऐसा है नहीं। लीगली और सही तरीके का यही है कि आप उसको बंद करें, और जो जिस बंदे ने एक्चुअल में बिजनेस रन करना है, जो अब ओनर होगा इसका, वो अपने एनटीएन पे इसको ऐड करके सारी चीजें ऐड कर स्टार्ट करें। अच्छा जी, रमी साहब कहने फिस्कल ईयर ऑफ रिटर्न फाइलिंग मेंशन आवरसेल्फ एंडेड जून। सर ये इनकम टैक्स की क्लास में इंशाल्लाह रमीज साहब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, वो सब मैं आपको बताऊंगा क्या है। टॉपिक इतना सिंपल नहीं है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये जो ऐड करना था इसके पहले हम आईपीओ और एसईसी से अपना नाम एसईसीपी से नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ आईपीओ से नाम चेक करवा लें। ठीक है सर उसका आप कब सिखाएंगे। आखिर में इंशाल्लाह जी। तो ट्रेडमार्क की एक ही क्लास है ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 घंटे के सेशन। इसका प्रोसेस 1.5 साल रहेगा। हाँ 12 से 18 महीने का प्रोसेस है, लेकिन 15 दिन में आपको प्रोविजनल जो है नंबर मिल जाता है। प्रोसेस लंबा है जी, बता देता हूँ। सर जैसे कंपनी का नाम था नीरा इंटरनेशनल तो उसने बाद में प्राइवेट लिमिटेड होना है तो उसके बाद वो फिर एससीबी में भी सर्च करेगा अपने जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। के बाद प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फॉर्म करेगा, देन प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम के साथ लगेगा। हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं बिजनेस में, तो वो एफडीआर में उसी टाइम शो कराना पड़ेगा या बिजनेस के बाद भी? अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, उसका प्रोसेस हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। वो आपने कैसे करनी है। अगर आप पार्टनरशिप पे बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहे हैं
तो वो कौन करेगा, कैसे होगा, कहाँ पे करना है आपको। अच्छा जी, ये लास्ट चीज ई एनरोलमेंट का भाई ने पूछा है अभी। न्यू रजिस्ट्रेशन तो हमने देख ली। ई एनरोलमेंट उन लोगों के केस में, जैसे ये सिस्टम आपका 2012 के अंदर आया है, 2012 या 13 में। उससे पहले भी तो लोगों के एनटीएन थे, तो वो तो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि उस सिनेरियो के अंदर जिनका एनटीएन ऑलरेडी है वो आके ई एनरोलमेंट करेंगे और अपना आईरिस का आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। जैसे अभी हमने फॉरगेट का किया काम, इसी तरीके से कोड जाएंगे, उसी तरीके से आपने पासवर्ड को जनरेट करना। ठीक है जी। सेम रहेगा पुराना। हाँ वो सेम रहेगा। जी जी, शेड्यूल यही है टाइमिंग का। वैसे भी क्लास मेरी तरफ से एंड है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। नहीं सर, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका सेपरेट एनटीएन होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या किसी एनजीओ का ये एनटीएन का प्रोसेस नहीं है। पहले आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसका एनटीएन बनेगा। क्लियर है जी। चलें जी, इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे आपसे मुलाकात होती है। 4:45। थोड़ा सा पंक्चुअलिटी का ख्याल रखें, टाइम पे आए तो इंशाल्लाह टाइम पे क्लास को हम वाइंड अप करें। ठीक है जी, थैंक यू।